हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे फिनोल की अभिक्रिया। तो फिनोल की अभिक्रिया में अपन ने देखी है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें OH बंध का विदलन होता हो और ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विदलन होता हो। तो अपन कार्बन और ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है मतलब वो अभिक्रिया नहीं होती है। क्योंकि क्यों नहीं होती है? क्योंकि अपन ने पढ़ा था पहले वाली क्लास में कि कार्बन और ऑक्सीजन के बंध में अनुनाद के कारण द्विबंध के गुण आ जाते हैं। इसी वजह से वो बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है ना। अब अपनी नेक्स्ट आती है क्या कि फिनोल में बेंजीन वाले पर होने वाली अभिक्रिया, कि जो फिनोल में जो बेंजीन रिंग है उस पे अभिक्रिया होती है वो कैसे संपन्न होती है। तो उसको अपन बोलते हैं कि फिनोल की इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें तो सबसे पहले ये अपने पास क्या है? फिनोल। ये है फिनोल। इसकी अगर अपन अनुनादी संरचना बनाए तो देखो, ये इसके पास क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर यहां पे गए और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे, तब क्या बनेगी अपनी स्ट्रक्चर? अपनी स्ट्रक्चर बनती है ये। अपने पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तब अपने पास स्ट्रक्चर बनती है ये। अपन अनुनादी संरचनाएं बहुत बना चुके हैं, बहुत ज्यादा बना चुके हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि अनुनादी संरचनाएं कैसे बनाती है। अब ये नेगेटिव चार्ज, तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तब अपने क्या बनेगी नेक्स्ट स्ट्रक्चर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपनी बनेगी ये वाली। अब क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तब अपनी स्ट्रक्चर बनेगी ये। ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये OH है, H तो इनके पास, सभी के पास है ही ये OH। ठीक है। अब क्या होगा देखना, अब इस स्ट्रक्चर, ये अपने अनुनादी संरचनाएं पढ़ी ये इतनी सारी, इसमें एक बात हमें पता चल रही है क्या, कि जो नेगेटिव चार्ज है वो इसकी ऑर्थो स्थिति पे, इसकी पैरा स्थिति पे, इन्हीं दो स्थितियों पे जाता है। क्या? इसकी ऑर्थो स्थिति पे और इसकी पैरा स्थिति पे, इन्हीं पे जाता है। इन्हीं पे जाएगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो यहां पे ज्यादा होगा। क्या बोल रहा हूं कि जो नेगेटिव फिनोल की जो अपन ने पढ़ा है क्या अनुनादी संरचना है, उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो फिनोल के ऑर्थो स्थिति पे और पैरा स्थिति पे जाता है, जिससे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑर्थो और पैरा स्थिति पे ज्यादा होता है, मेटा पे कम होता है। इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, वो फिनोल की कहां पे आके जुड़ेगा? देखो, ये अपने पास फिनोल है, नेगेटिव चार्ज यहां पे है, यहां पे है और यहां पे, तीन ही स्थितियों पे है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे आके जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे आके जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो देखो, यहां पे, यहां पे और यहां पे, इन तीन स्थितियों पे जुड़ सकता है। लेकिन ये दो स्थिति तो सेम है, और तो ही है ये पैरा। तो उत्पाद हमें जो प्राप्त होंगे वो ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद प्राप्त होंगे। कौन से? ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद प्राप्त होंगे, मेटा उत्पाद हमें प्राप्त नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसके फिनोल की अनुनादी संरचनाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो ऑर्थो तथा पैरा स्थितियों पर ही होता है, मेटा स्थिति पे नहीं होता। इसी वजह से जो उत्पाद बनता है वो ऑर्थो तथा पैरा का ही उत्पाद बनता है, मेटा का नहीं बनता है। ये थी अपनी क्या, कि फिनोल में बेंजीन होने पे जो अभिक्रियाएं होंगी उनमें उत्पाद हमें कौन सा मिलेगा। तो याद रखना अपने को कि फिनोल में अगर बेंजीन वाले पे अभिक्रियाएं हो रही हैं तो उनमें उत्पाद बनेगा वो ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद बनेगा। अब देखो, अपन पढ़ते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहला अपना एग्जांपल आता है नाइट्रीकरण। क्या आता है? नाइट्रीकरण। जो फिनोल की अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं उनके अंदर अपन पढ़ते हैं अब एग्जांपल। तो एग्जांपल में सबसे पहले जो अपना एग्जांपल आता है वो आता है नाइट्रीकरण का। अब नाइट्रीकरण क्या होता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, 5 स्टार लगा लो, है ना। नाइट्रीकरण क्या है? तो देखना कि जब अपन
फिनोल की अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं, जब अपन फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ, किसके साथ, तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, और ताप क्या रहता है इसमें, निम्न ताप पर, क्या बोल रहा हूं, जब अपन फिनोल की अभिक्रियाएं तनु नाइट्रिक अम्ल, जिसको अपन HNO3 बोलते हैं, तनु नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, तनु HNO3, क्या, जब फिनोल की अभिक्रियाएं तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ निम्न ताप पर इसका नाइट्रीकरण करवाया जाता है, तब हमें जो उत्पाद बनता है, यहाँ पे ताप का निशान लिख रहा हूं, इसको निम्न ताप है, ये निम्न ताप है ना, तो उत्पाद बनेगा ऑर्थो तथा पेरा नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, ऑर्थो पेरा नाइट्रो, इसको अलग अलग लिखते हैं वैसे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पेरा नाइट्रोफिनोल, ये दो उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब कैसे होते हैं वो हमें पता चलेगा अभिक्रिया से, रिएक्शन से, जो उससे पहले अपने को जानना है कि इसकी थ्योरी क्या है। थ्योरी यही है कि फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाई जाती है या उसे निम्न ताप पर गर्म किया जाता है, तो हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तथा पेरा नाइट्रोफिनोल उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ये सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी रिएक्शन। ये क्या है, फिनोल। तो फिनोल की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल, तो इस तनु को इंग्लिश में लिखते हैं डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4। देखो ये जो डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4 होगा, इसको अपन क्या करेंगे, निम्न ताप पर गर्म, तब क्या होगा, ये हमें इलेक्ट्रोफाइल देगा। देखो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है बच्चों कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज किसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा जिसपे, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वही तो आके जुड़ेगा इसकी ऑर्थो तथा पेरा स्थिति पे। तो ये जो डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4 होता है, ये हमें एक इलेक्ट्रोफाइल देता है, E पॉजिटिव देता है, कौन सा, NO2 प्लस, क्या देता है, NO2 प्लस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब देखो उत्पाद क्या बनेगा, इसमें हमें दो उत्पाद मिलेंगे, कौन कौन से, देखना। सबसे पहला अपना बनेगा कि देखो ये फिनोल, एक तो इसकी ऑर्थो स्थिति पे NO2 जुड़ेगा और एक इसकी पेरा स्थिति पे NO2 जुड़ेगा। देखो अभी अपन ने बोला कि ऑर्थो तथा पेरा उत्पाद होते हैं वो प्राप्त होते हैं, तो क्या बोला कि हमें दो उत्पाद मिलेंगे, उसमें एक तो ऑर्थो स्थिति पे NO2 जुड़ेगा और एक इसकी पेरा स्थिति पे NO2 जुड़ेगा। अब देखो मेन पॉइंट जानना अपने को, तो अपने को जो मेन पॉइंट जानना वो क्या है कि अपने को पता है कि फिनोल होता है वो ऑर्थो तथा पेरा उत्पाद देता है। तो ऑर्थो उत्पाद मतलब ऑर्थो स्थिति पे NO2 जुड़ा है, उसको अपन बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और अगर पेरा स्थिति पे NO2 जुड़ा है उसको अपन बोलते हैं पेरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये दो उत्पाद हमें प्राप्त हुए। अब देखो इन दोनों को भी हम अलग कर सकते हैं, इन दोनों को अपन अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, इन दोनों को अपन अलग परभाजी आसवन विधि द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा, परभाजी आसवन। तो परभाजी आसवन विधि में क्या होगा, देखना ध्यान से सुनना इस बात को कि देखो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, इसमें इस फिनोल में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का H और इस नाइट्रोजन का ऑक्सीजन दोनों के बीच में अंतः अणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या, अंतः अणु के हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने 11th में पढ़ा था, है ना। तो इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उसके बीच अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन पेरा नाइट्रोफिनोल के अंदर अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग न होकर अंतराणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसे कि एक दूसरा और पेरा नाइट्रोफिनोल आता है, उसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो क्या बोला अपन ने, ये पढ़ा बच्चों कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है और पेरा नाइट्रोफिनोल है, इन दोनों को भी अपन अलग कर सकते हैं। किसके द्वारा, परभाजी आसवन विधि के द्वारा। अब परभाजी आसवन विधि के द्वारा कैसे अलग कर सकते हैं कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है उसके अंदर तो अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जबकि पेरा नाइट्रोफिनोल में
अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिस वजह से ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उस कारण क्या होता है, ये थोड़ा सा गर्म करने पे यार ये क्या होता है, भाप के रूप में निकल जाता है, क्या भाप के रूप में निकल जाता है। जबकि ये होता है जो पैरानाइट्रोफिनोल, ये बहुत धीरे निकलता है क्योंकि इसके अंदर अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इन दोनों को भी अपन अलग कर सकते हैं। तो अपना पहला पॉइंट था, देखो इसमें मेथड फर्स्ट था, क्या मेथड फर्स्ट क्या था, नाइट्रीकरण का। तो नाइट्रीकरण में अपन ने देखा कि जब अपन फिनोल की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, दूसरा मेथड क्या, कि अगर अपन इस डाइल्यूट की जगह कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ले ले तब क्या होगा, तब क्या उत्पाद बनेगा वो हमें देखना है। तो देखो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है फिनोल, ठीक है। इस फिनोल के बिगड़े यहां पे अपन ने लिया है डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4, तो यहां पे अपन लेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। अब क्या होगा बच्चों, अब देखना इधर ध्यान से, यहां पे जो उत्पाद बनेगा यहां पे हमें इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 प्लस ही मिलेगा, लेकिन ये जो अपन ने कंसंट्रेटेड लिया है इसको अपन बोलते हैं नाइट्रीकरण मिश्रण, क्या नाइट्रीकरण या मिश्रण। तो ये नाइट्रीकरण मिश्रण क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये इसकी तीनों पोजीशन है ना, दो तो ऑर्थो और एक पैरा, क्या कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड H2SO4 लेने के कारण हमें जो NO2 प्लस प्राप्त हुआ है, जो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, जो क्या करेगा इस फिनोल की ऑर्थो स्थिति, ऑर्थो कौन सी, दो स्थिति थी जिसपे नेगेटिव चार्ज था, एक उसकी पैरा स्थिति थी जिसपे एक नेगेटिव चार्ज आया था, उन तीनों स्थितियों पे NO2 आकर जुड़ जाता है। कैसे, जो उत्पाद बनेगा वो आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, आप उसको अच्छी तरह से जानते भी है, इसका नाम क्या है, आ गया होगा समझ में, क्या पिक्रिक अम्ल, इसको अपन ने क्या पढ़ा था, पिक्रिक अम्ल। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है आपके सामने कि फिनोल से पिक्रिक अम्ल का निर्माण कीजिए, या ऐसे ना आकर आपको बोल दे कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल का निर्माण कीजिए, क्या इसका IUPAC नाम लिखेंगे तब क्या होगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। अब ये नाम कैसे लिख दिया, ये नाम देखना ना, NO2 कितने, 3, 1 2 3, तो 3 है तो कौन कौन सी पोजीशन पे, 2 पे, 4 पे, 6 पे, तो 2 4 6 लिखा, तो क्या 2 4 6 3 है तो ट्राई, NO2 को अपन बोलते हैं नाइट्रो, और इस बेंजीन रिंग के साथ सीधा OH जुड़ा उसको अपन बोलते हैं फिनोल, तो ये हो गया फिनोल, तो इसका नाम हो गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो अब आपको याद क्या रखना है, याद देखो ये है अपने को जो पॉइंट ध्यान में रखने हैं, दो मेथड पढ़े अपन ने। अगर अपन क्या बोल रहा हूं, अगर अपन डाइल्यूट HNO3 या डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो हमें ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर इन डाइल्यूट HNO3 डाइल्यूट H2SO4 की जगह अगर अपन कंसंट्रेटेड HNO3 या कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं तब हमें पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है। यह था अपना सबसे पहला पॉइंट, क्या नाइट्रीकरण, जो अपन पढ़ रहे थे फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन या अभिक्रियाओं के उदाहरण, उसमें सबसे पहला अपन ने पढ़ा नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में अपन ने ऑर्थो पैरा उत्पाद बनाए और अपन ने पिक्रिक अम्ल का निर्माण किया। अब अपना आता है सेकंड पॉइंट, तो अपनी सेकंड जो रिएक्शन है वो है सल्फोनीकरण। जो सेकंड जो अपना एग्जाम्पल था वो होता है यहाँ पे सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण में क्या होगा देखना कि अगर जब अपन फिनोल, क्या फिनोल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ कराते हैं और इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तब हमें जो इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होगा ना, इलेक्ट्रोफाइल वो होगा SO3 प्लस, क्या होगा
SO3+। तो अपन क्या बोलेंगे कि जब फिनोल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करवाई जाती है और उसे गर्म किया जाता है, तब क्या होगा, हमें दो उत्पाद बनेंगे। क्या? एक तो ऑर्थो वाला, एक पैरा वाला। कैसे बनेंगे और उनका आईयूपीएसी नाम क्या होगा वो देखना। तो ये होता है पहला उत्पाद तो अपने पास ऑर्थो वाला, कि यहाँ पे SO3H आके जुड़ जाता है। सेकंड अपने पास जो उत्पाद होता है वो होता है ये, यहाँ पे SO3OH आके जुड़ जाता है। तो एक बार इसकी ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा, एक बार इसकी पैरा स्थिति पे जुड़ा। अब देखो सबसे पहले अपने को जानना है इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे अपन। तो देखो इसके लिए देखो मेन जो ग्रुप है वो क्या है, SO3H। मेन ग्रुप है वो क्या है, SO3H। और जो सेकेंडरी जो ग्रुप है वो है OH। तो देखो अगर ये मेन ग्रुप रहता OH तब तो इसके O लगा देते, लेकिन अगर ये सेकेंडरी ग्रुप के रूप में तब इसको लगाते हैं हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और इसका क्या नाम हो जाएगा, फिर इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी। मतलब इसकी पैरा पोजीशन पे है तब क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ये नाम हो जाएगा पैरा वाले उत्पाद का। तो अपन ने क्या देखा कि अपन फिनोल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमें इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है, वो होता है SO3H। अब ये SO3H कैसे प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ कि जब अपन H2SO4 के दो मॉलिक्यूल की अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या बनता अपने पास, तब अपने पास बनता है एक तो SO3 मतलब SO3H पॉजिटिव बनता है और एक बनता अपने पास HSO4 माइनस, है ना, और एक साथ में निकल जाता है H2O का मॉलिक्यूल। तो ये जो हमें SO3H प्राप्त हुआ वो ऐसे प्राप्त हुआ कि जब दो मोल अपन H2SO4 के अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें SO3H पॉजिटिव प्राप्त होता है, एक HSO4 और साथ में H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये अपने को सल्फोनीकरण अभिक्रिया में देखा कि अपन ने कि जब फिनोल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं और उसको गर्म करते हैं तो हमें ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है और एक उत्पाद हमें प्राप्त होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जिसमें अपन ने देखा कि ये जो SO3H आके जुड़ा है वो कैसे बना कि जब दो मोल अपन H2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें SO3H का निर्माण होता है। तो ये थी अपनी सेकेंड जो रिएक्शन, क्या, सल्फोनीकरण। अपना थर्ड एग्जांपल है कि हेलोजनीकरण या ब्रोमीनीकरण। तो हेलोजनीकरण या ब्रोमीनीकरण में क्या होगा देखना कि जब अपन फिनोल की अभिक्रिया, ये क्या अपने पास फिनोल, जब अपन फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं, किसके साथ, Br2 के साथ। ब्रोमीनीकरण मतलब ब्रोमीन के साथ कराते तो ब्रोमीनीकरण का मतलब जब फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं CH2 की प्रेजेंस में या CCl4 की प्रेजेंस में, टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, टेम्परेचर की कुछ कंडीशन है, वो टेम्परेचर अपना 273 केल्विन। जहां पे हमें इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होगा वो होगा Br+। तो ये Br और Br टूटेगा तो ये क्या होगा, Br+ हमें प्राप्त होगा। तो क्या होगा कि जब अपन फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, CH2 व CCl4 की उपस्थिति में 273 केल्विन तापमान पे, तो हमें इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होता है क्या, Br+। तब हमें जो उत्पाद बनेंगे वो दो उत्पाद बनेंगे, एक तो ऑर्थो उत्पाद और एक पैरा उत्पाद। कि एक ब्रोमीन तो एक बार इसकी ऑर्थो स्थिति पे आके जुड़ेगा और एक बार ब्रोमीन इसकी पैरा स्थिति पे आकर जुड़ेगा। तो जिनका नाम क्या होगा, जिनका नाम होगा, अगर ऑर्थो स्थिति पे है तो ऑर्थो ब्रोमो फिनोल, और अगर पैरा स्थिति पे है तो होगा पैरा ब्रोमो फिनोल। क्या बोला कि ये थी अपने क्या, मेथड फर्स्ट की ब्रोमीनीकरण में अपन दो मेथड पढ़ेंगे। उसमें मेथड फर्स्ट अपना कि
जब अपन फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ CH2 या CCl4 के साथ 273 केल्विन तापमान पे करवाते हैं, तब हमें ऑर्थोब्रोमोफिनोल तथा पैराब्रोमोफिनोल उत्पाद प्राप्त होते हैं। लेकिन जो सेकेंड जो मेथड है उसमें क्या होगा देखना, अपन देखते हैं मेथड सेकेंड, उसमें क्या होगा। तो इसमें देखो, अगर अपन इस Br2 को अधिक में ले ले, यानी ज्यादा मात्रा में ले लें और एक्वस Br ले ले, तो जब अपन फिनोल की अभिक्रिया, ये क्या है अपने पास, फिनोल की अभिक्रिया अधिक के Br के साथ, तो Br के अगर 3 मॉलिक्यूल ले लूं Br2 के और इसको भी एक्वस कंडीशन ले लूं, क्या कि जब अपन फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं, Br2 भी कौन सा लेते हैं, अधिक के में Br2 लेते हैं, और कौन सा, और वो होता है एक्वस Br2। तो एक्वस Br2 को अपन अगर अधिक में ले लेते हैं तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो उत्पाद प्राप्त होता है ये, जिसका नाम क्या होगा कि जो Br था वो इसकी 2 तो ऑर्थो स्थितियों पे जुड़ जाता है, एक इसकी पैरा स्थिति पे जुड़ जाता है, जिस और यहां से निकल जाएगा 3 HBr के मॉलिक्यूल भी निकल जाएंगे, क्योंकि एक H 3 H और 3 Br, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 3 HBr के मॉलिक्यूल भी निकल जाते हैं। तो क्या है यहाँ पे, ये जो उत्पाद बना इसका नाम क्या है, इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। क्या 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो ये अपन ने पढ़ा ब्रोमीनीकरण या हेलोजनीकरण, जिसमें अपन ने 2 मेथड पढ़े। पहला मेथड था कि अगर फिनोल की अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं CH2 या CCl4 की प्रेजेंस पे 273 केल्विन तापमान पे, तब हमें ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर मेथड सेकंड देखिए अपन, तो अगर अपन इस एक्वस Br2 को अगर अधिक में ले लेते हैं और फिर फिनोल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये थी अपनी क्या अभिक्रिया, ब्रोमीनीकरण या हेलोजनीकरण, है ना। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स अब अपना आता है नेक्स्ट एग्जांपल जो होगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में अपन 2 अभिक्रियाएं पढ़ते हैं, सब दोनों को साथ पढ़ेंगे। साथ पढ़ने का एक रीजन है उनके अंदर क्या कि दोनों में कुछ चीजें कॉमन है। अगर साथ पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगी। क्या सबसे पहली होगी अपनी एल्किलीकरण, और सेकंड होगी अपने पास एसिलीकरण। अब देखो इन दोनों को साथ पढ़ने का रीजन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है। पहले तो अपन देखते हैं कि इन दोनों अभिक्रियाओं में कॉमन क्या क्या है, वो लिखते हैं कि दोनों में देखो आके जुड़ना तो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल ही है ना, इलेक्ट्रॉन से ही आके जुड़ेगा उस बेंजीन रिंग पे, लेकिन दोनों में उत्पाद होंगे वो अलग अलग होंगे। लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ चीजें हैं वो कॉमन है। कौन कौन सी चीजें कॉमन है वो देखते हैं। देखो इसमें है फिनोल, दोनों में एक कॉमन चीज तो है, दोनों में ही क्या है, फिनोल। तो इसमें भी क्या है, फिनोल। तो दोनों अभिक्रियाओं में पहली चीज जो कॉमन है वो है फिनोल। सेकंड जो चीज कॉमन है वो है ये दोनों ही निर्जल, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। और ये जो अभिक्रिया ये भी होती है वो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। दोनों अभिक्रिया में ये चीज तो कॉमन है। और दोनों में ही एक चीज और क्या कॉमन है, एक चीज और कॉमन है, इनमें दोनों में ही ऑर्थोपेरा उत्पाद बनेंगे। तो 3 चीजें अपन ने कॉमन देखी। क्या कि सबसे पहला अपन ने देखा कि दोनों में ही फिनोल, दोनों में ही निर्जल AlCl3, और दोनों में ही जो उत्पाद प्राप्त होंगे वो ऑर्थो और पैरा उत्पाद प्राप्त होंगे। अब देखो आप यहाँ पे, अब ध्यान दो यहाँ पे कि अपन ने ये देखा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा अभी तक। यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो एल्किलीकरण पढ़ रहे हैं, एल्किलीकरण मतलब एल्किल आ रहा है, एल्किल। तो यहाँ पे अपन लेंगे एल्किल क्लोराइड, क्या, एल्किल क्लोराइड। और यहाँ पे एसिलीकरण मतलब एसिल क्लोराइड, और एसिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3C डबल बॉन्ड O Cl। बहुत बार देख चुकी है अपनी, ये सिल ग्रुप होता है और इसको Cl लगा तो एसिल क्लोराइड हो गया। तो क्या बोला, अगर एल्किलीकरण देखते हैं
तो एल्किलीकरण मतलब एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एसिल क्लोरीकरण मतलब एसिल क्लोराइड, एसिलीकरण का मतलब एसिल क्लोराइड। तो अब क्या होगा, अब यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो यहां से ये बॉन्ड टूटा, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रोफाइल बना वो बना CH3+। और यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या होगा, यहां से बॉन्ड टूटा, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, तो CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, ये बनाओ इलेक्ट्रोफाइल बना। अब दोनों का अगर अपने को उत्पाद बनाना हो वो कैसे बनेंगे, तो वो उत्पाद देखते हैं। देखो दोनों में उत्पाद ऑर्थो पैरा उत्पाद बनेंगे, तो ये अपने पास क्या है, ये तो फिनोल बना दोनों में, चलो ये फिनोल बना। अब इनकी ऑर्थो स्थिति पे क्या आके जुड़ेगा, जो CH3 है वो प्लस, जो CH3+ है वो आके जुड़ेगा, एक बार इसकी ऑर्थो स्थिति पे एक बार इसकी पैरा स्थिति पे। तो अगर अपन इनका नाम लिखे तो नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थोमेथिल फिनोल। ऑर्थो स्थिति पे मेथिल है और ये OH सीधा बेंजीन रिंग से जुड़ा, तो इसको फिनोल बोल दिया, इसको बोलेंगे पैरा मेथिल फिनोल। ठीक है। अब जो सेकंड जो रिएक्शन है वो एसिलीकरण, एसिलीकरण में क्या होगा, दोनों में फिनोल तो है ही, दोनों में फिनोल तो है अपने पास, अब इसकी ऑर्थो तथा पैरा स्थिति पे क्या आके जुड़ेगा वो देखना अपने को। अब देखो ये आके जुड़ना है CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, तो एक बार इसको इसकी ऑर्थो स्थिति पे जोड़ दो, एक बार इसको इसकी पैरा स्थिति पे जोड़ दो, जिसका नाम क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। कैसे, देखो ऑर्थो हाइड्रोक्सी कैसे लिखा आपने, क्योंकि ये जो है ग्रुप है ये मेन ग्रुप आ गया और ये जो सेकेंडरी ग्रुप के रूप में रह गया, तो इसको तो हाइड्रोक्सी लगा दिया, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल। तो अपन ने बच्चों स्टूडेंट्स क्या देखा, अपन ने देखा कि जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है उसमें दो प्रकार की रिएक्शन देखी। सबसे पहले अपन ने एल्किलीकरण और सेकंड अपन ने देखी एसिलीकरण। एल्किलीकरण और एसिलीकरण में दो तीन चीजें कॉमन है, दोनों में फिनोल लेते हैं और दोनों में निर्जल AlCl3 काम में लेते हैं। अब स्टूडेंट्स जो पॉइंट है वो ध्यान से सुनो, एल्किलीकरण का मतलब एल्किल क्लोराइड जिसे CH3Cl लिया, एसिलीकरण का मतलब एसिल क्लोराइड जिसे CH3C डबल बॉन्ड O Cl लिया, और इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल बना एल्किलीकरण में CH3 पॉजिटिव बना एसिलीकरण में जो अपने पास इलेक्ट्रोफाइल बना वो बना CH3C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। इससे हमें दो उत्पाद बने ऑर्थो और पैरा, दोनों ही रिएक्शन में हमें ऑर्थो पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो ये है, ये रिएक्शन देखो ध्यान से, अगर इनमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछो। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट एग्जांपल है वो है रायमर-टिमान अभिक्रिया। अब रायमर-टिमान अभिक्रिया में अपन दो रिएक्शन पढ़ेंगे, पहली है जिसमें रायमर-टिमान फॉर्मिलीकरण और सेकंड जो अपनी होगी वो होगी रायमर-टिमान कार्बोक्सिलीकरण। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रायमर-टिमान फॉर्मिलीकरण। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब अपन फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, और CHCl3 के साथ करवाते हैं, तो इस जो फिनोल होता है उसकी ऑर्थो स्थिति पर क्या, ऑर्थो स्थिति पर CHO ग्रुप लग जाता है। क्या बोला अपन ने, ये देखा कि जब फिनोल की अभिक्रिया, क्या, जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में CHCl3 के साथ करवाई जाती है, CHCl3 के साथ करवाई जाती है, तब हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो उत्पाद प्राप्त होता है क्या, कि जो फिनोल होता है उसकी ऑर्थो स्थिति पे CHO ग्रुप लग जाता है जिसे सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। तो ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रायमर-टिमान फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि जब अपन फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं, किसके साथ, CHCl3 के साथ करवाते हैं, तो फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर CHO ग्रुप लग जाता है। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट अपने
तो उसमें पॉइंट क्या, देखो यहाँ पे जो सब उत्पाद प्राप्त होते हैं वो NaCl बन जाता है ना, H2O का HOH और H2O का मोलिक्यूल भी निकल जाता है। तो ये जो सब उत्पाद है वो अपन नहीं लिख रहे, आप को नोट्स में मिलेंगे, याद रखने हैं वो, लेकिन यहाँ पे जो समझाने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फिनोल की अभिक्रिया जब NaOH के साथ कराते हैं, NaOH की उपस्थिति में करवाते हैं किसके साथ, CHCl3 के साथ, तो इसकी और तो स्थिति पे क्या लग जाता है, CHO ग्रुप लग जाता है, किसकी, फिनोल की। अब देखो इसमें कुछ मेन पॉइंट है कि इस अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है वो डाइक्लोरोकार्बिन बनती है, जो इसको अपन डाइक्लोरोकार्बिन को ऐसे तो लिखते हैं CCl2, ये बनती है डाइक्लोरोकार्बिन। और क्या बनता है इसमें, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो तो डाइक्लोरोकार्बिन, और जो मध्यवर्ती बनता है वो बनता है बेंजोइल क्लोराइड। क्या कि जो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, पहला पॉइंट तो आपके पास ये रहेगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो तो होता है डाइक्लोरोकार्बिन। सेकंड जो पॉइंट होगा वो होगा कि इसमें जो मध्यवर्ती बनता है वो बेंजोइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब अपन देखते हैं इसकी क्रिया, मतलब ये जुड़ा ये कैसे है, ये उत्पाद बना है वो कैसे बना है। तो सबसे पहले देखो अपन ये देखते हैं कि ये अपने पास क्या था, फिनोल था, ये अपने पास था फिनोल, इसकी रिएक्शन करवाई CH से Cl3 के साथ और 3 मॉलिक्यूल NaOH के साथ। तब क्या होगा, ये जो CHCl3 था यहां पे देखो ये ऐसे बन जाएगा, ये OH यहां पे जाके जुड़ जाएगा CH Cl और Cl। और क्या बन सकता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बन जाएगा, एक तो निकल जाएगा H2O और एक यहाँ पे CHCl था तो NaCl भी निकल जाएगा, तो CH मतलब H2O का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और NaCl निकल जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसके अंदर देखना, अगर अब अपन इसकी रिएक्शन 3 मॉलिक्यूल NaOH के साथ करवा देते हैं तब क्या होगा, तब अपने पास जो उत्पाद बन के आएगा, जो ये बन के आएगा, ये ONa और यहां पे आ जाएगा CHOHOH, तो यहां पे ये, ठीक है। अब देखना ध्यान से स्टूडेंट्स कि इस स्टेप में ये एक कार्बन पे 2 OH होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते, तो यहां से H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें जो उत्पाद बनता है, हमारे पास जो उत्पाद प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है ONa, क्या ONa, इस पे O पे नेगेटिव, Na पे पॉजिटिव, और इस पे आ गया CHO और साथ में H2O निकल गया। अब देखो, अब इस नेक्स्ट स्टेप में अपन अब अगर HCl के साथ इसका अम्लीकरण कर देते हैं, ये तो फिनोक्साइड आयन का ही तो एक रूप है, तो इसमें फिनोक्साइड आयन मतलब NaCl था, तो ये NaCl तो निकल जाएगा, H होगा वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और हमें उत्पाद बनेगा, वो बनेगा ये जो उत्पाद प्राप्त होगा, हमें वो उत्पाद प्राप्त होगा OH और CHO। ये बना अपना क्या, सैलिसैल्डिहाइड। कैसे बना वो देखते, दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि राइमर-टिमान फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जब फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में CHCl3 के साथ कराई जाती है तब हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है उसमें फिनोल की ऑर्थो स्थिति पे CHO ग्रुप लग जाता है। अब ये अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई कि फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 NaOH से कराते हैं, तब हमें ये बेंजल क्लोराइड जो होता है जो मध्यवर्ती के रूप में प्राप्त होता है, जो क्या हुआ CHCl, तो यहाँ पे अगर फिर अपन NaOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पे 2 मतलब NaCl तो निकल जाएगा भाई, 2 NaCl तो निकल गए, एक Na इसके साथ और H2O का मॉलिक्यूल भी निकला, तो यहाँ पे OH, तो यहाँ पे तो ये OH आके जुड़ गया है ना, तो OH आके जुड़ा 2, तो 2 OH एक कार्बन पे संभव नहीं, अस्थायी होते हैं, अस्थायी होने के कारण यहाँ से H2O निकल गया, H2O निकला तो इसके ऊपर CHO आ गया। अब क्या कराते हैं, इसका अम्लीकरण करा देते हैं, अम्लीकरण करवाने के कारण क्या होगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा और हमें बेंजील्डिहाइड प्राप्त, सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। सैलिसैल्डिहाइड कैसे कि जब फिनोल की ऑर्थो स्थिति पे CHO ग्रुप लगा होता है तो उसको अपन बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। तो ये था अपना राइमर-टिमान फॉर्म्युलीकरण अभिक्रिया। अब अपन देखते हैं सेकंड कि राइमर-टिमान कार्बोक्सिलीकरण। तो स्टूडेंट्स अपना जो सेकंड जो रिएक्शन है
कि राइमट ईमान अभिक्रिया में वो है राइमट ईमान कार्बोक्सिलीकरण। मतलब वहां पे अपन ने फॉर्मिलीकरण मतलब CHO ग्रुप जुड़ा था, उसकी ऑर्थो स्थिति भी यहाँ पे क्या जुड़ेगा, COOH मतलब कार्बोक्सिलीकरण में COOH जुड़ेगा। और कैसे जुड़ेगा वो अपन रिएक्शन देखते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि जब फिनोल की अभिक्रिया, क्या बोल रहा हूं, फिनोल की अभिक्रिया CCl4 के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ किस की प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में कराई जाती है। किसके प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में कराई जाती है। तब जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसमें फिनोल की ऑर्थो स्थिति पे COOH ग्रुप लग जाता है, साथ में NaCl निकल जाता है और H2O का मोलिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पे 4 NaCl और 3 H2O के मोलिक्यूल निकल जाते हैं। तो इस रिएक्शन में क्या देखा अपन ने, इस रिएक्शन में अपन ने देखा कि जब फिनोल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि फिनोल की अभिक्रिया NaOH की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 के साथ कराई जाती है, तो उत्पाद में हमें जो फिनोल होता है उसकी ऑर्थो स्थिति पे COOH ग्रुप लग जाता है और हमें उत्पाद होता है वो सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये थी अपनी के राइमट ईमान कार्बोक्सिलीकरण और राइमट ईमान फॉर्मिलीकरण। अपन ने दो अभिक्रियाएं पढ़ी, जिसमें फॉर्मिलीकरण में हुआ कि उसकी ऑर्थो स्थिति पे CHO ग्रुप लग जाता है और कार्बोक्सिलीकरण में हुआ कि उसकी ऑर्थो स्थिति पे COOH ग्रुप लग जाता है।